हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करते हुए जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11th केमिस्ट्री टर्म 2। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की। लास्ट क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की बात करी थी, उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। देखिए, अभी जो मैं ये वीडियोस जो मैंने अभी आपको दे रहा हूँ, इनमें मैं बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट जो पीडीएफ जो मैंने लिंक में शेयर कर रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस पीडीएफ के अंदर न्यूमेरिकल्स भी डाले हुए हैं। तो आप चाहें तो इन जो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं उनके आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा अभी फोकस ज़्यादा रहेगा वो थियोरेटिकल पोर्शंस पे रहेगा, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया और हाइड्रोकार्बन्स हो गया। तो ये सभी चैप्टर्स में आपका थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहेगा, और जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ से भी थ्योरी आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए उसी पीडीएफ को वापस ओपन कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। तो अगर बच्चे आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2H2S गैस प्लस 3O2 गैस गिव्स यू 2H2O गैस प्लस 2SO2 गैस। तो इसके लिए आपको डेल्टा एस का जो साइन है वो आपको बताना है। तो डेल्टा एस का जो साइन होता है बच्चे, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ये आपका पॉजिटिव तब होता है जब सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज करता है, और इसका जो साइन होता है बच्चे वो नेगेटिव तब होता है जब सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है वो आपका डिक्रीज करता है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अब पहले तो देखो यहाँ पे ना स्टेट्स मैटर करता है कि जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट्स में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सॉलिड स्टेट्स में रहेंगे तो वहाँ पे एंट्रोपी काफ़ी कम होगा, लिक्विड स्टेट में एंट्रोपी थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर आप गैसीय स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ पे एंट्रोपी और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एंट्रोपी इज ऑल अबाउट रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा रैंडमनेस दिखाते हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को देखें तो सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गैसियस स्टेट्स में ही हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर स्टेट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं सोच सकते, तो फिर हम यहाँ पर हम पार्टिकल्स की क्वांटिटी के हिसाब से सोचेंगे। तो अगर आप देखें तो इस साइड हमारे पास 2 H2S के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट साइड पर हो रहे हैं वो आपके पास 5 हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट साइड पर आते हैं तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 हैं और SO2 के मॉलिक्यूल्स भी 2 हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 हो रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पर डिक्रीज कर गए। तो अब गैसेस पार्टिकल्स की अगर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज करेगी, यानी कि रैंडमनेस अब कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए तो रैंडमनेस भी कम ही हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपका डेल्टा एस का साइन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डेल्टा एस इज नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको साइन प्रिडिक्ट करना है, लेकिन इस बार आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एच का मतलब होता है बच्चे चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस वही चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन अब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है बच्चे वो पॉजिटिव होती है उन रिएक्शंस के लिए जो कि एंडो होते हैं, ठीक है। और डेल्टा एच का जो साइन होता है बच्चे वो नेगेटिव होता है उन रिएक्शन के लिए जो एक्सो होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर आपके 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें 2 क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बन रहा है। तो ये 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रख सकते हैं कि कहीं पर भी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका वहां पर बॉन्ड जो है बच्चे वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो अगर बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है तो बच्चे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज हीट रिलीज करता है, मतलब क्योंकि एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन फोर्सेस आती हैं, और अट्रैक्शन फोर्सेस के आने की वजह से स्टेबिलिटी आती है, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है। तो बॉन्ड फॉर्म कहीं पर भी होगा तो डेल्टा एच का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे काउंट होता है। लेकिन इसी तरह से अगर कहीं पर आपको बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ रहा है, तो अगर बॉन्ड बच्चे वहां पर कहीं पर ब्रेक हो रहा है
तो फिर आपका डेल्टा एच का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब सिस्टम बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी उसके मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, तो इसलिए डेल्टा एच वहां पर पॉजिटिव होगा। तो ऐसे याद रखिए, डेल्टा एच नेगेटिव होता है बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह लीजिए, ठीक है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे रिएक्शंस में तो बस आप इतना चेक करिए कि हीट रिलीज हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और डेल्टा एस का जो रूल है वो मैंने आपको पहले भी बताया, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, यानी कि सिस्टम में जो रैंडमनेस है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर डेल्टा एस का साइन नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो आपकी क्या हो रही है बच्चे, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब मैंने वहां पर देखा कि दो क्लोरीन गैस के एटम्स आपस में कंबाइंड होकर Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि दो क्लोरीन के एटम जब Cl2 में कन्वर्ट होंगे तो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, तो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो डेल्टा एच हो जाएगा बच्चे नेगेटिव, एक्सोथर्मिक हो गया। और क्योंकि जब दो एटम्स सिर्फ एक बिना किसी बॉन्ड के रह रहे थे तो फ्री टू मूव थे, देखो जब बॉन्ड बना लेंगे तो उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसकी रैंडमनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड बनने की वजह से Cl2 मॉलिक्यूल्स एक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उनका रैंडमनेस भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव होगा। तो याद रखिए इस सेक्शन के केस में डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा वहां पर दो तरह के आपके पास वेरिएबल्स या फंक्शंस होते हैं, एक स्टेट होते हैं, एक बच्चे पाथ होते हैं। तो स्टेट और पाथ में अगर आप देखें तो स्टेट में जितने भी हमारे जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गया है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिर आपका एंट्रोपी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, दिस ऑल आर स्टेट फंक्शंस, बिकॉज ये आपके स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आपको उसके दो एग्जांपल देने हैं, तो आप इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप टेम्परेचर का एग्जांपल दे सकते हैं, वॉल्यूम का दे सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का दे सकते हैं, एंथैल्पी का दे सकते हैं, एंट्रोपी का दे सकते हैं, गिब्स एनर्जी का दे सकते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे लिए यहाँ पर स्टेट फंक्शन है, तो आप कोई भी दो एग्जांपल यहाँ से दे सकते हैं। और क्योंकि जो स्टेट फंक्शन होता है बच्चे उसी के आगे हम डेल्टा भी यूज करते हैं, तो उसका चेंज हम निकाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सब हम यूज कर पाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक, यानी कि हमें एक ऐसा प्रोसेस बताना है जो स्पॉन्टेनियस तो हो लेकिन वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसे रिएक्शन जो अपने आप हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे रिएक्शंस को स्पॉन्टेनिटी कहते हैं, बट वो एंडोथर्मिक भी होना चाहिए। तो वेरी कॉमन इसका एक आपके पास प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। अगर आप इवेपोरेशन को देखें जिसमें वाटर लिक्विड फॉर्म से अपने आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें जब वो अपने आप लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हीट जो होता है सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और तभी वो लिक्विड से गैस में जाता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके अलावा फिर आप ले सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो जब आपका पानी में नमक वगैरह सॉल्ट जो आप डिजोल्व करते हैं तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है, ठीक है। उसमें भी सॉल्ट क्या करता है, पानी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो उसमें डिजोल्व होता है। तो इसी वजह से ये दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट स्पॉन्टेनियस है, इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ले लें तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, लेकिन वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो आपके पास काफी एग्जाम्पल्स है, तो इसको आप इस तरह से ये दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, एंडोथर्मिक एंड विच आर स्पॉन्टेनियस। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर बच्चे तो हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें बच्चे तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द स्टेट वेरिएबल विच रिमेन कांस्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये चीज आप कैसे समझेंगे, देखिए
तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा ही होगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस जब भी होते हैं तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ठीक है। याद करने तरीका बहुत इजी है, बार क्योंकि यूनिट होता है प्रेशर का, तो प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पे थर्मल शब्द आ रहा है, थर्मल का जब भी होता है, थर्मामीटर ले लीजिए, थर्मल प्रोसेस ले लीजिए, तो वो थर्मल शब्द का मतलब हीट से होता है, टेम्परेचर से होता है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डायबेटिक को डिफाइन करिए। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन सभी में आपको फटाफट बता देते हैं। आइए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके लिए बच्चे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है बच्चे जो कि किस पे डिपेंड करता है, वो आपका क्वांटिटी यानी कि मास पे डिपेंड करता है, कि वो जो सब्सटेंस आपने लिया था उसका अमाउंट कितना था, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो कि बच्चे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो भी क्वांटिटी, जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट क्या होता है बच्चे, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसका नेचर कैसा है उससे उसको लेना देना नहीं है, बस अमाउंट से ही उसको फर्क पड़ता है। तो इसके एग्जांपल्स में आपका वॉल्यूम आ जाता है, इसके एग्जांपल में मास आ जाता है, एंट्रोपी आ जाता है, इंटरनल एनर्जी आ जाता है, ठीक है, हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं, मास ले सकते हैं, हीट कैपेसिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया एंट्रोपी आप ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ले सकते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं आपके लिए किसके होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के होते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपको जस्ट इसका उल्टा करना है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर, नेचर पर, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होता है किस पर, अमाउंट पर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बट आप समझ ही गए होंगे। तो जो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है लेकिन उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। इसके एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं प्रेशर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप उनके आगे मोलर वर्ड का यूज करें, जैसे वॉल्यूम कैसा था बच्चे, एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर वॉल्यूम लोगे ना तो इंटेंसिव हो जाएगा। हीट कैपेसिटी कैसा था, एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी लोगे तो इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्वांटिटी पर बेस नहीं होता, और जब हम मोलर वर्ड यूज करते हैं किसी के आगे ना, तो फिर उसकी क्वांटिटी 1 मोल फिक्स हो जाती है, तो फिर वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा, जब आप किसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आप डिवाइड करेंगे, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो अगर आप ये ध्यान रखें कि एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से आपने डिवाइड किया तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है बच्चे वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास एक्सटेंसिव होता है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है। तो मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, लेकिन डेंसिटी इज इंटेंसिव, ठीक है। डेंसिटी जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है सब्सटेंस की। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी चीज वहां पर पूछा गया था डायबेटिक प्रोसेस, तो पढ़ा होगा आपने, देयर आर सो मेनी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं अलग अलग तरह के। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसमें आपका हीट इज नॉट ट्रांसफर, ठीक है। हीट जो होता है वो आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि क्यू आपको लेना होगा 0 है, ठीक है। हीट का सिंबल क्यू होता है। तो जब भी हीट सिस्टम और सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो तभी हो सकता है जब जो सिस्टम होता है ना, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो आपकी इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं, तो फिर सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इजी है, आराम से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। डिफाइन द 6 तो कर लिया, सॉरी 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन, सॉरी उसने बोला व्हेन इज द
एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। ये बात ध्यान रखिए कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एंट्रोपी जीरो होती है बच्चे 0 केल्विन पर। जब आपका जो टेम्परेचर है बच्चे वो कितना हो जाता है 0 केल्विन। जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो हमने माना है केमिस्ट्री के अंदर वो माना है बच्चे -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लोगे तो इतना होगा और केल्विन में लोगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 केल्विन बच्चे वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी 0 होता है, क्योंकि इतने लोएस्ट टेम्परेचर पर एंडानेस पार्टिकल नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए उनका एंट्रोपी 0 लिया जाता है। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बच्चे, जो नीचे इसका बी पार्ट है वो भी वही चीज़ है यहाँ पे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को इस 0 केल्विन टेम्परेचर्स पर रख देते हैं तो उनका एंट्रोपी जो होता है बच्चे 0 हो जाता है। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एंट्रोपी इज 0 एट 0 केल्विन। दिस इज योर थर्ड लॉ। इस चैप्टर में टोटल 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो तीनों का डेफिनेशन ढंग से याद करके जाएं, क्योंकि टीचर आपसे इनमें से कोई भी लॉ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट द कंडीशंस व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है बच्चे वो कब क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू आपस में इक्वल कब होता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में बच्चे दो फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना, आपने पढ़ा होगा। एंड द सेकंड फॉर्मूला इज जो गैसियस फेस रिएक्शंस में लगता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना, तो अब इन दो रिलेशनशिप से मैं आपको समझा पाऊंगा कि कब डेल्टा एच और डेल्टा यू आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो जाए तो मेरे को डेल्टा वी को 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना, और डेल्टा वी 0 तभी होता है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो यानी कि पहला कंडीशन आपका क्या बना कि आप जो प्रोसेस करेंगे वो किस में करें, आइसोकोरिक प्रोसेस करें, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और क्योंकि जब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डेल्टा यू के। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू मेक डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इक्वल। एंड द सेकंड कंडीशन, यहां पर अगर मुझे डेल्टा एच को डेल्टा यू से इक्वल करना है तो डेल्टा एन जी को 0 करना होगा, क्योंकि आर और टी तो 0 नहीं करेंगे। तो डेल्टा एन जी को 0 होना पड़ेगा, और डेल्टा एन जी का 0 होना मतलब कि जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पर है गैस का, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पर भी होना चाहिए गैस का। तो अगर ऐसा हो रहा है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 2HI गैस आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं, मतलब 2HI गैस डिकम्पोज होके बना रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस, ये बना रहा है। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे भी 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही हैं। तो इस सेक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू को लोग आप एग्जांपल देके ऐसे समझा सकते हैं। तो दीज आर द 2 मेन कंडीशंस, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कभी कभार डेल्टा एच और डेल्टा यू की जगह पे टीचर ना क्यूपी क्यूवी भी यूज करता है, क्योंकि आपको पता होगा डेल्टा एच जो होता है बच्चे वो क्यूपी के इक्वल होता है और डेल्टा यू जो होता है वो क्यूवी के इक्वल होता है, क्योंकि व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज डेल्टा यू, एंड व्हेन दैट सिस्टम हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज डेल्टा एच। तो डेल्टा एच और डेल्टा क्यूपी क्यूवी भी इक्वल करना हो तो भी आप ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, आपने इसका डेरिवेशन भी कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये। तो वो होता है बच्चे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो सम होता है किसका, हीट एंड वर्क डन का। तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है टीचर कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो उसकी लिमिटेशंस को आप कैसे समझाएंगे,
आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका जो लिमिटेशन है वो ये है, तभी तो फिर हमने जो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, तभी तो हम सेकंड लॉ की तरफ गए, तभी तो हम एंट्रोपी की तरफ गए, तभी तो हम गिब्स एनर्जी की तरफ गए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल इसका जो पहला लिमिटेशन है, अगर एग्जाम में आता है आपका कि राइट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप पहला लिमिटेशन ये लिखिए। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट करने हैं आज की वीडियो में, इसलिए ठीक है। तो मैं कम समय लूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको देना चाहता हूं मैं। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपका जो पहला लिमिटेशन होता है बच्चे, ये होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हीट जो होता है अपने आप हाई टू लो टेम्परेचर ही फ्लो करता है ना। जो आपका हीट होता है बच्चे वो हमेशा कैसे फ्लो करता है, वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट जो होता है बच्चे वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है हमेशा, आप ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन यही है हीट फ्लो होने का। लेकिन अपने आप हीट लो से हाई क्यों नहीं आ जाता, है ना। अपने आप हीट जो होता है लो टू हाई तो नहीं जा सकता। अगर मैं एक रूम में एक चाय का कप रखूं, चाय उसमें रखूं कप के अंदर, उसको रूम में रख देता हूं, तो अपने आप वो चाय का कप जो होता है ठंडा हो जाएगा, ठंडा तो हो जाएगा क्योंकि उस हीट जो होगा वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है, चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाई टू लो फ्लो करेगा, चाय का कप अपने आप, चाय ठंडी हो जाएगी। तो चाय फिर अपने आप गर्म क्यों नहीं हो जा रही, है ना, क्योंकि चाय का कप बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप क्यों गर्म क्यों नहीं कर लेता, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अपने आप तो नहीं होता ना, हमें करना है तो कुछ एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप जो होता है हीट वो लो टू हाई टेम्परेचर कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नहीं समझा, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना चाहिए। तो जब चाय का कप ठंडा हो रहा है तब भी तो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में जा रही है, तो वापस भी तो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों केस में ही होगा, चाहे चीजें हाई टू लो हो या लो टू हाई होना चाहिए, लेकिन लो टू हाई वाला केस नहीं हो पा रहा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये चीज को यहाँ पर नहीं समझाया गया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में, कि हीट हाई टू लो तो जा सकता है, बट वाई नॉट हीट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर। इस बात को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया। सेकंड इसका जो लिमिटेशन है बच्चे वो स्पॉन्टेनिटी है। ये आपके प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को नहीं समझा पाया। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है फिजिबिलिटी के बारे में, कि वो रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं हो पाएगा, उसकी फिजिबिलिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में नहीं दे रखा है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब आपने देखा है कि जो आपका वाटर है वो अपने आप ऊपर से नीचे फ्लो करता है ना। पानी की टेंडेंसी है कि वो अपने आप नीचे ऊपर से नीचे फ्लो कर लेता है। अब पानी जब ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, जो वाटर है वो यूं फ्लो कर सकता है आराम से, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ, वन फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में गया, लेकिन यही पानी अपने आप ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता, अप हिल क्यों नहीं हो पा रहा, पानी अपने आप वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा सकता। भाई जाना चाहिए ना, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही तो होगा और क्या होगा। तो एनर्जी जब कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो पानी को अपने आप नीचे से ऊपर भी चले जाना चाहिए, लेकिन अपने आप तो वो नहीं जा रहा, स्पॉन्टेनिटी नहीं है इस तरह की। तो ये चीज भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन नहीं की गई कि इफ वाटर कैन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बॉटम से टॉप पानी अपने आप क्यों नहीं जा सकता। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां पर भी होता है, ठीक है। तो ये बात को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सभी के सभी इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे ये भी जो पानी का मैंने मूवमेंट लिया, ये भी तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है ना, पानी अपना ऊपर से नीचे आ जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये जो उसकी इरिवर्सिबिलिटी है उसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। तो नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल हो सकते हैं, इस बात को भी आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है।
एंड द लास्ट एप्लीकेशन इसका जो होता है, लिमिटेशन, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा था, द लास्ट लिमिटेशन इसका आप जो समझा सकते हैं वो ये होता है कि देखिए सारे आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन थर्मोडायनामिक्स कि आप सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ऑल वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो आप कोई भी काम करते हैं तो सब हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर अपने हैंड्स को लीजिए आप और उनसे वर्क करिए, मतलब उनको आप रब करिए ऐसे, तो फटाफट सारा हीट प्रोड्यूस हो, जितना भी आप काम कर रहे हो उससे आप हीट बना सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी की सारी हीट को वापस किसमें कन्वर्ट कर दो, वर्क में। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये हो सकता है। तो all work is converted into heat, but all heat cannot be converted into work. That means 100% efficiency. क्योंकि अगर आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो वो डिवाइस का जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाता है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल है। और इस बात को भी फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि आप सारी हीट को वर्क में नहीं बदल सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो कहीं ना कहीं डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है ना। अब मैं किसी बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से सारा का सारा लाइट एनर्जी नहीं बना सकता, उस बल्ब में से कुछ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म्स में भी एब्जॉर्ब और रिलीज हो जाता है, तो इसलिए सारी हीट से वर्क करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चार बातें। पहला, हीट की मूवमेंट उसको नहीं समझा पाया, स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों होते हैं उस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और ये कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, इस बात को भी हम वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अगर हम इस जगह पे फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स को लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर यही समझ में आएगा कि हर सारी डिवाइसेस की इफिशियंसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। तो जब सारा वर्क हीट में जा सकता है तो सारी हीट वर्क में भी आ जाएगी भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स। तो फिर तो उस डिवाइस का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, 100%। तो फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि डिवाइसेस का जो इफिशियंसी होता है वो 100% बनाया जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी डिवाइस का जो एफिशिएंसी है वो 100% कर दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश देखिए यहाँ पर यही है कि मैंने इस जो मेरा ये अभी एक दो आपने जिन बच्चे ने अभी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो वीडियोस मैं सभी चैप्टर्स की आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेरी कोशिश यहाँ पर यही है कि सारे चैप्टर्स की वीडियोस अगर आप देख लें, और जितने भी आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं इस बार, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका हेल्प मिलेगी। और मेरी कोशिश है कि मैं लिमिट मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि उतने ही क्वेश्चंस करके अगर आप पेपर में जाते हैं तो बात आपके पेपर में बन जाएगी, ठीक है ना। इस असाइनमेंट में टोटल मैंने कोशिश की कि 20 आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और 10 न्यूमेरिकल्स, तो 30 क्वेश्चंस के अंदर ही मैंने उस चैप्टर को मतलब क्या कर दिया है, कंप्लीट करने की कोशिश की है, ताकि आपको उसका जो फायदा है वो मिल सके, ठीक है। चलिए, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप पढ़ें बच्चे तो ये कहता है कि व्हाट आर द वेज टू चेंज द टनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के टनल एनर्जी को चेंज करने के क्या तरीके होते हैं। तो ध्यान रखें, टनल एनर्जी को सिर्फ आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो फटाफट इस बात को लिख लीजिए, नोट जरूर बनाइए। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नोट्स। कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं बट नोट्स मेकिंग बहुत सही से करते नहीं है, और केमिस्ट्री में अगर आप सही से नोट्स मेकिंग करें ना फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि सेल्फ मेकिंग नोट्स जो होते हैं सर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि आपसे हाउ कैन यू चेंज द टनल एनर्जी। तो मेथड्स टू चेंज इंटरनल एनर्जी, तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का जो बच्चे सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि आप हीट जो है सिस्टम या रिलीज कर दे या एब्जॉर्ब कर ले। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय सिस्टम, ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट मेथड। या फिर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, ठीक है, इससे आप इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है बच्चे वर्क का। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए, वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए, ठीक है। बस ये 2 बातें ध्यान रखिए आप। तो या फिर हीट इज एब्जॉर्ब या रिलीज बाय सिस्टम, देन इंटरनल जो सिस्टम विल चेंज, और वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हम जो फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वो भी हम लेकर आते हैं, ठीक है।
जो फर्स्ट रो थर्ड में इसका एक्सप्रेशन है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, ये देखिए इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और इसमें कहता है कि डेल्टा एस लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो फिर ऐसे रिएक्शंस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते। मतलब ये हमें ये कहना चाह रहा है कि डेल्टा एच अगर आपका क्या है पॉजिटिव और डेल्टा एस क्या है बच्चे नेगेटिव, तो ऐसे रिएक्शंस कभी भी क्या नहीं होते बच्चे, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ये आपका डेल्टा एच है पॉजिटिव और डेल्टा एस है नेगेटिव। तो इस चीज को समझाने के लिए आपको जो गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी का, वो आपको यूज करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या था बच्चे, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला आपके पास था ये, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब उसमें बोला कि डेल्टा एच क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस क्या लेना है आपको बच्चे नेगेटिव। और आपको याद होगा कि स्पॉन्टेनिटी के होने के पीछे कारण दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम रैंडमनेस। मिनिमम एनर्जी तभी होगा जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम का एनर्जी कम होना चाहिए, और मैक्सिमम रैंडमनेस तभी होगा जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। बिकॉज दीज टू फैक्टर्स अगर फेवरेबल हैं, मतलब मिनिमम एनर्जी की तरफ सिस्टम जा रहा है और मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ सिस्टम जा रहा है, तो वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही अपोज कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम में डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब कि उसका एनर्जी बढ़ रहा है, तो एनर्जी बढ़ रहा है और एंट्रोपी घट रहा है। तो दोनों ही फैक्टर बच्चे अपोज कर रहे हैं, दोनों ही फैक्टर अपोज कर रहे हैं, तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता। और उसको हम इस डेल्टा जी के फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। कैसे? तो आप देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की जगह पे लिखिए प्लस और टेम्परेचर, और ये बच्चे माइनस। तो अब देखिए ये चीज प्लस हो गई और अब ये चीज भी तो आपकी प्लस ही आएगी क्योंकि टेम्परेचर आप जो मर्जी रख लो उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस माइनस तो प्लस होना ही होना है। तो दिस काइंड ऑफ reactions in which delta H is positive and delta S is negative, it is non-spontaneous at all temperature। ये इसका पॉजिटिव हो गया, इधर से भी ये पॉजिटिव ही आएगा बच्चे। तो यानी कि डेल्टा जी का ओवरऑल साइन आएगा पॉजिटिव, और हम जानते हैं डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन 100% है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसी वजह से बच्चे डेल्टा जी पॉजिटिव आने की वजह से ही ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, इस तरह से आप समझा सकते हैं। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक डेरिवेशंस है, तो ये आप अपनी बुक्स अपने नोट्स को चेक करिए, जब मैंने डेरिवेशंस कराई होंगी, ठीक है, और आपने भी कहीं ना कहीं करी होंगी, तो आप वहां से इन डेरिवेशंस को देखिए। डेल्टा यू बराबर क्यू वी है ना, डब्ल्यू ये आपका वर्क डन होता है इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। दो तरह के वर्क डन होते हैं बच्चे, एक तो वर्क डन होता है माइनस में पी डेल्टा वी। जो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है, ये होता है इन द आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, लेकिन ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो और दूसरा ये फॉर्मूला होगा डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके मेन हैं और जो डेरिवेशन के रूप में एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको देखिए, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर से एक डेफिनेशन है, तो आप डेफिनेशन को याद करिए, है ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज एंथैल्पी चेंज, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। जब भी कोई 1 मोल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर लेता है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस में जब भी कोई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स में, उनसे बनता है। तो डेफिनेशन आप चेक करिए, इसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। और इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। बॉर्न हेबर साइकिल, सी पार्ट है, मैं 15 में चला गया था। हेसिस लॉ, हेसिस लॉ भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो जो हेसिस लॉ होता है वो बच्चे यही कहता है कि चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो, ठीक है ना, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो, चाहे वो सेवरल स्टेप्स में हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हेसिस लॉ जो होता है वो यही कहता है
कि चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो, चाहे वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा हो, मतलब सेवरल स्टेप्स में हो रहा हो, उस रिएक्शन का जो टोटल इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स, द टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। दिस इज द हेसिस लॉ। हेसिस लॉ पे न्यूमेरिकल्स जो है बच्चे वो 100% आएगा आपके पेपर में, तो इसलिए सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि वो हेसिस लॉ को जरूर करके जाएं, ठीक है। तो हेसिस लॉ जो है इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। द बॉर्न हेबर साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से बच्चे, बॉर्न हेबर साइकिल। तो या आप एनसीईआरटी में जाइए, वहां पर इसका यूज क्या है, व्हाई वी यूज द बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल इज एक्सप्लेन द ऑल द एनर्जी, ऑल द इंथैल्पीज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि जब भी कोई आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी इंथैल्पीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, उसके लिए हमने ये बॉर्न हेबर साइकिल बना रखा था। तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर एक पूरा देखिए, इसमें क्या होता है ना, इंथैल्पीज को समझाना होता है, और वो जो साइकिल है जिस फॉर्म में एनसीईआरटी में बना हुआ है आपको उसी फॉर्म में उसको बनाना है, ठीक है ना। तो आप देखिए उसमें सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देके उन्होंने इसको समझा रखा है बॉर्न हेबर साइकिल को, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा होगा ना कि आपको बॉर्न हेबर साइकिल में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, नहीं तो फिर बॉर्न हेबर साइकिल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसको समझाऊंगा तो अब इसको समझाने के लिए मुझे अलग से टाइम लगेगा काफ़ी, तो इसलिए मैं चाहता नहीं अभी इस लेक्चर में इसको समझाना। आप देखिए अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और ये लैटिस एंथैल्पी को फाइंड करने, जो आयनिक बॉन्ड का लैटिस एंथैल्पी होता है उसको हम फाइंड करने के लिए बॉर्न हेबर साइकिल का यूज करते हैं, और इसमें हेसिस लॉ का इस्तेमाल होता है। एंट्रोपी क्या होता है बच्चे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। और गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी एक सिस्टम के अंदर वो एनर्जी होती है जिससे कि हम यूजफुल वर्क डन कर सकते हैं, एंड इट इज टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके बारे में गिब्स एनर्जी जो है हमें बताती है। 17 कह रहा है थ्री डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जितने की, जो कि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसको रियल लाइफ में आप कभी कर नहीं कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूं। जो भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बच्चे, ये हमेशा इट अकर इन इनफाइनाइट स्टेप्स। इनफाइनाइट, इसको करने के लिए आपको इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, और इनफाइनाइट ही आपको इसको करने के लिए टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने के लिए इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे और उसको करने के लिए इनफाइनाइट टाइम भी चाहिए होगा आपको, ठीक है। इसमें आप इसका उल्टा लिख देंगे कि इट किसमें, इरिवर्सिबल में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप लिख दो इट अकर इन फाइनाइट स्टेप, ये एक फाइनाइट स्टेप्स में होगा एंड फाइनाइट टाइम में होगा, ठीक है, फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम। सेकंड जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है, क्योंकि जब भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा बच्चे तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा क्या बना रहेगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा हर स्टेप में, ठीक है। इन ईच स्टेप there is a equilibrium between system and surrounding। तो यहाँ पे हर स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या बना रहेगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो इसका उल्टा लिख देना यहाँ पे नो, ठीक है, कि इन ईच स्टेप देयर इज नॉट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, उसके बीच में आपको कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तीसरा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसमें प्रेशर हमेशा चेंज होता रहता है, प्रेशर इज चेंजेस, ठीक है ना। हर स्टेप में प्रेशर चेंज होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो, चाहे इंटरनल प्रेशर कह लीजिए, गैस जो लगा रही है, हर स्टेप में चेंज हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे में एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बच्चे, रिवर्सिबल जो होता है ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। बाकी इनके वर्क डन के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जब आप वर्क डन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी होता है। यहाँ पर जब आप वर्क डन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला माइनस 2.303 NRT log P1 by V2 होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के जो फॉर्मूलेज हैं वो भी डिफरेंट हैं वर्क डन निकालने के लिए। और ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो रियल लाइफ में आप पॉसिबल नहीं हो सकता रिवर्सिबल, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो जरूर इसको आप कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं बस हमारे, उनको देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 18 देखें तो Q एंड W आर नॉट अ स्टेट फंक्शन बट देयर सम इज अ स्टेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि Q और W दोनों पाथ फंक्शंस होते हैं। Q इंडिविजुअल एक पाथ फंक्शन है, W खुद में एक पाथ फंक्शन है, बट उन दोनों का सम स्टेट फंक्शन कैसे हो गया? तो इस बात को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो आप देख सकते हैं कि Q प्लस W जो कि इन दोनों का सम है वो डेल्टा U के बराबर है। और डेल्टा U बच्चे कैसा वेरिएबल होता है? स्टेट वेरिएबल होता है। तो अगर अब ये एक स्टेट वेरिएबल है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? स्टेट वेरिएबल ही होगा। तो ऐसे आप इस बात को समझा सकते हैं कि Q एंड W आर बोथ पाथ फंक्शंस बट देयर सम इज स्टेट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज उनका सम इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट्स व्हाई दे आर स्टेट वेरिएबल। उनका सम जो है वो स्टेट वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चे फटाफट आ जाते हैं अपने पीडीएफ में वापस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और इसके जैसे ही क्वेश्चन 21 भी है कि व्हाई एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो लास्ट में ना आपको टेबल मिलेगा, उस टेबल में सारी बातें लिखी गई हैं कि कैसे हम किसी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। तो फटाफट मैं आपको 19 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ और इसका ही यूज करके आप 21 भी कर सकते हैं। ठीक है, 19 समझ में आ जाएगा तो 21 भी कर लोगे आप। तो आइए 19 क्वेश्चन फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं लो टेम्परेचर। तो आइए इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चे हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वाई एक्सोथर्मिक reaction are spontaneous at low temperature। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं बच्चे ये स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं लो टेम्परेचर्स पर? तो अब देखो, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा एच क्या होगा बच्चे? डेल्टा एच बताओ बच्चे क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और मुझे अगर उसको स्पॉन्टेनियस करना है तो मुझे उसका जो एंट्रोपी वाला फैक्टर है, अगर देखो आपकी जो इसको करना किससे होता है? गिब्स एनर्जी वाले फॉर्मूले से करना होता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। अगर मैं डेल्टा एच मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है तो अगर मैं डेल्टा एस को भी क्या ले लूँ? नेगेटिव ले लूँ। आप सोचिए, डेल्टा एस को अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? नेगेटिव ले लेता हूँ। सोचिए इस तरह से। तो अब ये चीज आपका माइनस माइनस इधर से क्या मिलेगा आपको बच्चे? प्लस मिल जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस मिलेगा। एक केस ये बन सकता है, मैंने यहाँ पे डेल्टा एस क्या मान के चला है बच्चे? नेगेटिव मान के चला है। और दूसरा केस में ये कर सकता हूँ कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मैं दोबारा यूज करूँ। ये तो नेगेटिव है, डेल्टा एच तो नेगेटिव है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो इस केस में देखो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होगा। इस केस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन 100% स्पॉन्टेनियस ही होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन ही आएगा आपका, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहां से तो डेल्टा जी आपका माइनस आना ही आना है। तो यानी कि इस केस में अगर डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है, तो ऐसे रिएक्शन तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे एट एवरी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला केस कंसिडर कर लूँ तो डेल्टा एस यहाँ पर मेरा नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने कौन सा केस कंसिडर किया? देखो समझाने के लिए कि डेल्टा एस मैंने लिया नेगेटिव, लेने को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ये वाला केस है देखिए। लेकिन ऐसे केस में आपका रिएक्शन ऑलवेज क्या है? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे।
किसी भी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर का रोल यहाँ पर होगा जब डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की जगह पर आप रखिए माइनस और इसकी जगह पे भी माइनस। अब ये माइनस माइनस देखिए बच्चे यहाँ से प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। मतलब कि ये माइनस आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं बीच में ना प्लस ही लगा रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। और इधर ये वाला वैल्यू टी के बाद वाली वैल्यू भी प्लस में ही आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चे, समझ में आएगा आपको मेरी बात। तो ये अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ रहा है। मतलब अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए तो मुझे डेल्टा जी का साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो डेल्टा जी का साइन माइनस लाने के लिए मुझे इस पोर्शन को बड़ा करना पड़ेगा। ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज लेस होनी चाहिए, टी के बाद वाली चीज। अब ये तो मैं बदल पाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार ही जो भी इसकी वैल्यू है वो आ गई तो वो आ गई, वो तो चेंज हो नहीं पाएगी। तो मैं टेम्परेचर के हिसाब से ही आगे बढ़ूंगा। तो अगर मैं इस टी को यहाँ पे बढ़ाना चालू करूंगा तो ये पॉजिटिव पार्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। सोचिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव पार्ट बढ़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल डेल्टा जी का साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। बट मुझे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए ना, तो मुझे आंसर डेल्टा जी का नेगेटिव ही चाहिए होगा। तो नेगेटिव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ज्यादा रखना पड़ेगा और इस चीज को कम करना पड़ेगा। तो ये चीज मैं कम तभी कर सकता हूं जो टेम्परेचर की वैल्यू कम करूंगा। तो इसलिए मुझे टेम्परेचर यहाँ पे ना लो रखना होगा। तो जितना टेम्परेचर मैं कम करता जाऊंगा ना, तो ये पॉजिटिव हिस्सा कम हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट बढ़ जाएगा। तो डेल्टा जी का जो ओवरऑल साइन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इसी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी की तरफ चले जाते हैं। हाई टेम्परेचर करोगे तो नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ऐसे ही आप एंडोथर्मिक वाले पार्ट को समझा सकते हैं, ठीक है। सेम यही लॉजिक लगाकर उसमें फिर आपको डेल्टा एच पॉजिटिव लेना है ना। फिर डेल्टा एस का साइन आप देखिए, उसके हिसाब से फिर आप उसमें भी समझा सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं। क्योंकि उस केस में देखो, हमारा ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि डेल्टा जी हमें नेगेटिव लाना ही लाना है इन केस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगर हमें स्पॉन्टेनिटी चाहिए तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब उसको नेगेटिव करने के लिए किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, ये दिमाग बस बच्चे को लगाना होता है, ठीक है ना। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। इस प्रोसेस को आप देखिए और एनसीईआरटी में जाएंगे तो मैंने बताया लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, उसमें आप ये सब चीजों को देख सकते हैं। चलिए बच्चे, तो अब एक आई थिंक एक लास्ट ही क्वेश्चन वहां पे बच रहा है हमारा, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन ही तो मैंने समझा दिया। देखिए, अगर आप 19 समझ पाए तो 20 भी कर लेंगे, ठीक है। सो 21 कर लेंगे। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है बच्चे, जब गैस एक्सपेंड करता है इन वैक्यूम। जब भी गैस आपका एक्सपेंड करेगा इन वैक्यूम, ध्यान रखिए, जब भी गैस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब भी गैस आपका एक्सपेंड करेगा इन वैक्यूम तो वो कहलाता है बच्चे फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। और गैस जब वैक्यूम में एक्सपेंड करता है तो एक्सटर्नल प्रेशर बच्चे आपका जीरो होता है। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें बोली मैंने, है ना, कहीं सर के ऊपर से ना निकल गई हूँ आपके। मैंने क्या बोला, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस कब होता है, व्हेन गैस एक्सपेंड, व्हेन गैस एक्सपेंड करती है इन वैक्यूम। और अगर वहां पर वैक्यूम है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। यानी कि जब भी गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है तो कोई भी वर्क नहीं करती है। तो इस तरह से आप इन चीजों को यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। देखिए, तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है जितने भी इस चैप्टर से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होंगी, जैसे लॉज की मैंने बात करी है, डेरिवेशंस की मैंने बात करी है, न्यूमेरिकल्स की मैंने बात करी है, वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो डेफिनेशंस हैं, जैसे लॉज हैं आपके जितने भी, और जितने भी आपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े, टनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, है ना, या एंथैल्पी, इन सबको अच्छे ढंग से रिवाइज करिए, समझिए इनको। और न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, बट ये होगा कि हर चैप्टर से कम मान के चलिए 2 या 3 न्यूमेरिकल तो आपको मिलेंगे। तो थ्योरी अगर बच्चे का क्लियर है तो न्यूमेरिकल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसमें हम इक्विलिब्रियम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।